Hello, judicial aspirant. This is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानेंद्र पांडे. आज आप लोगों के समक्ष साक्ष्य अधिनियम पर 10 महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, इस प्रश्न से उसमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि वे कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला, सही उत्तर इंगित कीजिए कि साक्ष्य अधिनियम क्या है। साक्ष्य, जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्स टोलियस विधि है, लेक्स फोरी विधि है, लेक्स लोसाई विधि है, लेक्स साइट्स विधि है। तो आप जानते हैं कि साक्ष्य अधिनियम क्या है? लेक्स फोरी विधि है, देशज विधि है। देशज विधि का तात्पर्य क्या है? देशज विधि का तात्पर्य जहां मुकदमा चलेगा, जहां बाद की सुनवाई होगी, उसी देश का साक्ष्य अधिनियम लागू होगा, भले ही पक्षकार, दोनों पक्षकार या उनमें से एक पक्षकार भारतीय हो। तो उसको क्या कहोगे? लेक्स फोरी विधि। अगर मान लो कि एक पक्षकार अमेरिका का है, दूसरा पक्षकार भारत का है और मुकदमा भारत में चल रहा है, तो प्रश्न है कि कौन सी विधि लागू होगी एविडेंस एक्ट की, अमेरिका की कि भारत की? तो यह लेक्स फोरी का मतलब कि वहां भारत का एविडेंस एक्ट लागू होगा, लेक्स फोरी विधि। तो भारत जो एविडेंस एक्ट है वह लेक्स फोरी विधि है, देशज विधि है। दूसरा यह कहा कि साक्ष्य अधिनियम निम्न में से कौन शामिल है? साक्ष्य अधिनियम में क्या शामिल है? तो विवेक के साधारण नियम, साक्ष्य के विधिक नियम, तर्क के नियम और उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि साक्ष्य क्या है? तर्क का नियम है, विधि का नियम है और प्रज्ञा का भी नियम है। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा उपरोक्त सभी। ये सभी साक्ष्य के नियम है। दूसरा, अगला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा संबंधित है। तो एविडेंस एक्ट को साक्ष्य अधिनियम में वास्तव में धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी परिभाषा के लिए हम विधिशास्त्रियों, विभिन्न विधिशास्त्रियों के हम परिभाषाओं को देखेंगे। तो उनमें से ही यह परिभाषा किसने दिया कि कोई भी तथ्य जिसका प्रमाणकारी बल है वह साक्ष्य कहलाता है। तो यह जो परिभाषा है, ऑप्शन देता है सामंड से, स्टीफन से, फिलिप्स से, बेंथम से। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, सामंड। सामंड ने परिभाषित किया कि साक्ष्य वह है जिस पर प्रमाणकारी बल है। आप जब इसको देखेंगे तो बेंथम की भी परिभाषा देख लेंगे, रसल ने क्या कहा है देखेंगे, आसवर ने क्या कहा है इसको देखेंगे। तो आप इन परिभाषाओं को, जनरली सामान्यतः सामान्य से ही पूछा जाता है, लेकिन आप अपने को अपडेट करने के लिए इन परिभाषाओं को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा यह कहा कि साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। आप जानते हैं कि धारा 3 बताती है कि साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। तो ऑप्शन हुआ कि जब वह गलत साबित हो, जब न्यायालय विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति यह विचार करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि जब वह न तो साबित हुआ और न ही ना साबित हुआ। तो आपका ऑप्शन होगा यह डी, 4 ऑप्शन, कि इसका कि वह साबित नहीं हुआ। या किसमें कहा गया कि जब वह न तो साबित हुआ हो और न ही ना साबित हुआ हो, तो उसको हम बोलेंगे कि साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव बोलेंगे। तो यह जो है बताया कि साबित नहीं हुआ। दूसरा, अधिनियम की अखंडनीय उपधारणा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त की गई है? हमारा क्या है? विधि की अखंडनीय उपधारणा। तो विधि की अखंडनीय उपधारणा, उपधारणाओं के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 बताती है। उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, तो इसमें अंतर है। और उपधारणा करेगा यानी विधि की उपधारणा, विधि की उपधारणा दो प्रकार की होगी, एक खंडनी और एक अखंडनी। तो निश्चायक सबूत वाली जो उपधारणा है वह अखंडनी उपधारणा होती है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 112, 113, आप जानते हो 115 से लेकर 117, 116, 117, इनमें जो है विधि की अखंडनीय उपधारणा यानी निश्चायक सबूत के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संरक्षित है। प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना संसूचना संरक्षित है। तो यह इसका ऑप्शन दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22। तो आप जानते हो कि धारा 23 में कहा गया कि प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई संसूचना संरक्षित होगी, यह धारा 23 में बताती है। और धारा 23 या एक अवशिष्ट धारा भी कह सकते हैं, जिसके बारे में यह साक्ष्य अधिनियम की प्रावधान करता है। तो इसमें धारा 23 यह सिविल मामलों पर लागू होगी और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई संसूचना। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी धारा जो केवल सिविल मामलों में लागू होगी, तो धारा 23 है। अगला क्वेश्चन कि किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया? अब ऑप्शन दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हर एग्जामों में पूछा जाता है, हर जुडिशरी के एग्जामों में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। कहा कि देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अहिर राजा खीमा बनाम सौराष्ट्र राज्य, सुब्रमण्या गौड़ बनाम मद्रास राज्य और नाथू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो यह जो है आपको देवमन उपाध्याय वर्सेस उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया कि धारा 27 क्या है, संवैधानिक है। अब इस पर तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस केस में धारा 27 को आर्टिकल 20(3) के तहत संवैधानिक माना, तो उसका आंसर काठी कालू बनाम उत्तर प्रदेश लगाओगे। और इसमें किस केस में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में धारा 27 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक घोषित किया गया है, तो वह देवमन उपाध्याय वाले केस में। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस केस में धारा 27 का अपवाद, यानी धारा 25-26 का अपवाद धारा 27 है, तो इनायतुल्लाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि धारा 25 और 26 का अपवाद धारा 27 में दिया गया है इनायतुल्लाह के केस में। तो इस पर तीन केस इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप देखोगे कि देवमन उपाध्याय का क्या क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें आंसर होगा, और काठी कालू का जो ऑप्शन आया वो किस में होगा, और जो है इनायतुल्लाह का क्या होगा। तो इन पर जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा इसका ऑप्शन आप दोगे। तो इसमें केवल संवैधानिकता की बात की गई, तो इसमें देवमन उपाध्याय का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, तो आप जानते हो कि यह संस्कृति से संबंधित है। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का इंपॉर्टेंट है, संस्कृति को इसमें परिभाषित भी किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें ऑप्शन जो मृत्युकालिक कथन है, तो पलविंदर कौर का मृत्युकालिक कथन पे नहीं है, बल्कि पकला नारायण स्वामी बनाम पकला नारायण स्वामी का केस है, जिस पर जो है मृत्युकालिक कथन पर आधारित है। और लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, निर्णय की सुसंगत, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। संस्कृति के संबंध में कन्फेशन को परिभाषित किया गया था पलविंदर कौर के केस में। अगला जो प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्कृति सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त की जा सकती है। अब ये कहा कि एक अभियुक्त की गई संस्कृति दूसरे अभियुक्त जो सह अपराधी है उसके विरुद्ध प्रवृत्त होगी, तो उसका साक्षिक मूल्य क्या होगा? तो कहा कि अनुसूत साक्ष्य के रूप में होगा, केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में होगा, सारभूत साक्ष्य के रूप में होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हो कि कश्मीरा सिंह के केस में माननीय न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि धारा 30 के अंतर्गत अगर कोई सह अभियुक्त कोई संस्कृति करता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध क्या होगा? केवल संपोषक साक्ष्य होगा। उस पर अभियुक्त को मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि नहीं हो जाती है। तो यह क्या होगा? मात्र एक संपोषक साक्ष्य होगा। इसका ऑप्शन धारा, इसका जो ऑप्शन 2 है, बी है, वह सही होगा। अगला जो प्रश्न है कि समाचार पत्र का विवरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये अक्सर पूछा जाता है कि समाचार पत्र में जो निकले गए आर्टिकल होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वह किसके रूप में आते हैं? अनुसूचित साक्ष्य के रूप में, परिस्थिति जनसाक्ष्य के रूप में, प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, द्वितीयक दस्तावेज के रूप में, क्या ये आएंगे? तो इसका यह एक अनुसूचित साक्ष्य होगा, जो आप जानते हो एविडेंस एक्ट का जो सिद्धांत है कि केवल विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, किन्हीं अन्यों का नहीं, और प्रत्येक मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश होगा। अगला, अनुसूचित साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। तो यह जो है समाचार पत्र में अगर कोई विवरण निकलता है तो मात्र एक हियर से एविडेंस होगा और उसके आधार पर अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती और वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। तो इस प्रकार हम आपके समक्ष 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर प्रेजेंट हुए थे। अगली भी वीडियो में लाऊंगा एविडेंस की ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों को लेकर, जो आपको लिए उपयोगी होगा। आशा करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।